भाई नई रेनॉल्ट डस्टर मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा बड़े तरीके से रिकमेंड भी कर चुका हूं। बहुत अच्छी गाड़ी है, क्रेटा को बीट करने का पोटेंशियल या उसके इको लाने का पोटेंशियल भी है। रेनॉल्ट को भी बहुत अच्छी इमेज दिला देगी, पर क्या ये गाड़ी अभी भी खरीदने लायक है या नहीं, ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो भाई वेलकम टू आवर 5 रीजंस टू बाय एंड 5 रीजन टू नॉट बाय कार सीरीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कौन सी पर्टिकुलर 5 ऐसी कारण है जिसकी वजह से आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं और कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। तो फुल डेप्थ एक्सप्लेनेशन होने वाली है, पर उससे पहले गाइज मेरे को हाइप पॉइंट्स चाहिए तुम लोगों से। कमेंट्स के साथ में एक ऑप्शन होता है हाइप करने का, हाइप कर देना वीडियो को और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट है, मीट करा देना। सबसे पहले बात करते हैं भाई चेसी रिजिडिटी की। फाउंडेशन है जो इस गाड़ी की भाई डस्टर 2026 का सबसे अंडररेटेड और सबसे पावरफुल एस्पेक्ट इसका चेसी रिजिडिटी होने वाला है, जो डायरेक्टली ड्राइविंग डायनेमिक्स और सेफ्टी और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इंजीनियरिंग टर्म्स में देखें या बात करें तो कार का स्ट्रक्चर टॉर्शनल रिजिडिटी से मेजर होता है, जो जनरली न्यूटन मीटर पर डिग्री में एक्सप्रेस होता है। इस सेगमेंट में टिपिकल एसयूवी जैसे क्रेटा या सेल्टॉस अप्रॉक्स 18,000 से 22,000 न्यूटन मीटर पर डिग्री के रेंज में आती है, जबकि डस्टर का एक्सपेक्टेड रिजिडिटी लेवल है 24,000 न्यूटन मीटर पर डिग्री के आसपास, जो इसको स्ट्रक्चरली सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है इस पूरे सेगमेंट में। अब इसका रियल मतलब क्या है? जब आप कार को कॉर्नरिंग में पुश करते हैं या अनइवन रोड पर एक व्हील ऊपर जाता है और दूसरा नीचे जाता है तो चेसी पर ट्विस्टिंग लोड आता है। अगर चेसी फ्लेक्सिबल है तो सस्पेंशन ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब जो एंगल पे टायर रोड को टच करना चाहिए वो मेंटेन नहीं होता है। इससे ग्रिप कम होती है गाड़ी की और स्टीयरिंग वेग फील होता है। लेकिन रिजिड चेसी के केस में सस्पेंशन इंडिपेंडेंटली अपना काम करता रहता है, और सिंस इसमें मल्टीलिंक सस्पेंशन है, जो स्ट्रक्चर है वो इंटरफेस बहुत बढ़िया तरीके से बनाए रखता है, यानी आपका टायर कॉन्टैक्ट में बहुत बढ़िया तरीके से रहेगा और स्टीयरिंग इनपुट बहुत अच्छा मिलेगा। एक और हिडन बेनिफिट इसका ये है कि जो लोग इग्नोर करते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर में पैनल वाइब्रेशन और माइक्रो मूवमेंट कम होती है, यानी एनवीएच बिल्कुल जीरो होगा। कोई भी आपको कैबिन में नॉइज नहीं दिखेगी और कोई भी स्क्वीकी आवाज आपको 4 साल के तक के अंदर गाड़ी में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ एक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है जो है हाई रिजिडिटी का मतलब ये होता है कि भाई स्ट्रेस स्पेसिफिक जोन गाड़ी में बन जाते हैं, जैसे बी पिलर जॉइंट, वेल्डिंग पॉइंट और सस्पेंशन माउंटिंग एरिया। अगर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी परफेक्ट नहीं हुई या वेल्डिंग कंसिस्टेंटली वीक हुई तो लॉन्ग टर्म फैटिग क्रैक डेवलप हो जाता है गाड़ी के अंदर। फाइनल अंडरस्टैंडिंग ये कि डस्टर की चेसी एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन है, जो ड्राइविंग और कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर और स्ट्रक्चर ड्यूरेबिलिटी के अंदर एक मैसिव बढ़िया काम करा गया है डस्टर द्वारा। बस हाँ, वेल्डिंग अच्छी अगर हुई तो बस सोने पे सुहागा हो, अगर वेल्डिंग पुअर हुई तो हाँ दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात करते हैं भाई 1.3 लीटर टर्बो इंजन। टॉर्क डिलीवरी का रियल साइंस मैं आपको समझाता हूं इस गाड़ी का। डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो चार्ज इंजन भले ही 3 सिलेंडर है, पर इस सेगमेंट के सबसे टेक्निकली इंटरेस्टिंग इंजन में से एक है, क्योंकि ये हाई टॉर्क डेंसिटी अचीव करता है। ये इंजन का आउटपुट अप्रॉक्स 160 से 163 पीएस पावर और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो रफली 210 न्यूटन मीटर पर लीटर टॉर्क डेंसिटी देता है। ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से काफी ज्यादा है, जो देते हैं 140 न्यूटन मीटर पर लीटर की रेंज। टर्बो चार्जिंग का कोर प्रिंसिपल आप सबको मैं दोबारा बता देता हूं भाई। देखो, एग्जॉस्ट गैसेस एक टरबाइन को स्पिन करती है जो कंप्रेसर को ड्राइव करता है और कंप्रेस्ड एयर इंजन में पुश होती है। ज्यादा एयर का मतलब ज्यादा फ्यूल बर्न होगा और अल्टीमेटली ज्यादा पावर आउटपुट देगी, लेकिन एक्चुअल एडवांटेज पावर नहीं है, टॉर्क डिलीवरी में है। ये इंजन का लो आरपीएम ही पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन इतना बढ़िया है कि आपको लो आरपीएम पे ही बेस्ट टॉर्क देगा, और वो टॉर्क बैंड है 1500 से लेकर 2000 आरपीएम का। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब ये कि सिटी ड्राइविंग में गाड़ी आपको बार बार गियर चेंज करने को नहीं बोलेगी। ओवरटेकिंग के टाइम पर इंजन को हाई रेव नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी देगी आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। तो ये गाड़ी बन जाती है इस तरह से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली गाड़ी इस सेगमेंट में, ठीक है, क्योंकि टॉर्क रेडिली अवेलेबल है भाई। इंजीनियरिंग लेवल पे भी बात करते हैं, इंजन का जो टर्बो है वो रिलेटिवली स्मॉल साइज का होता है, जिसका इनर्शिया लो होता है, इसलिए ये जल्दी स्पूल करता है और टर्बो लैग इस गाड़ी में बहुत कम फील होगा आपको। लेकिन इस अप्रोच का एक ट्रेड ऑफ ये कि हाई आरपीएम पे एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है छोटे टर्बोज में, जिससे टॉप एंड एफिशिएंसी थोड़ी सी ड्रॉप होगी, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई हिडन फैक्टर ये कि टर्बो इंजन इनहेरेंटली हाई थर्मल स्ट्रेस पर ऑपरेट करते हैं। एग्जॉस्ट गैस का टेंपरेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इंजन ऑयल को टर्बो बेयरिंग को लुब्रिकेट करने के साथ साथ दोनों को कूल करना पड़ता है। अगर उसे प्रॉपर ऑयल चेंज इंटरवल पर ना करा गया या फिर प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा गया टर्बो की या इंजन ऑयल की चेंजिंग में, तो भाई गाड़ी के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो हाँ, गाड़ी की मेंटेनेंस महंगी नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन वाइज करवानी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको, ठीक है। तो इंजन बहुत ज्यादा बढ़िया है इस गाड़ी का और टर्बो भी बहुत ज्यादा बढ़िया, तो आपको उसके लिए चिंता करने की नीड नहीं है। ये सेकंड रीजन था। थर्ड रीजन है भाई सस्पेंशन। बेस्ट भाई मल्टीलिंक सस्पेंशन मिल रहा है भाई, टॉर्शनल बीम से आजादी मिली भाई, और ये जो पर्टिकुलर सस्पेंशन है वो भाई इंडियन रोड्स की कंडीशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। डस्टर हिस्टोरिकली अपनी राइड क्वालिटी के लिए जानी जाती है और इसका प्राइम रीजन है कि उसका लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल। अब ट्रैवल क्या होता है आगे समझाऊंगा, और ये ट्रैवल इंटेलिजेंटली बहुत अच्छे डैम्पिंग सेटअप के साथ बनाया गया है। जहां मोस्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी अराउंड 160 मिलीमीटर सस्पेंशन ट्रैवल यूज करती है, डस्टर का ट्रैवल है अप्रॉक्स 200 मिलीमीटर के आसपास, जो इसको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करवाएगा। सस्पेंशन ट्रैवल का मतलब क्या होता है? ये मतलब है कि व्हील कितना वर्टिकली मूव कर सकता है जब वो बंप या पॉटहोल एनकाउंटर करता है। ज्यादा ट्रैवल होने का मतलब ये है कि व्हील को शॉक एब्जॉर्ब करने में ज्यादा डिस्टेंस मिलता है, जिससे इंपैक्ट एनर्जी ग्रेजुअली डिसिपेट होती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली कैबिन ट्रांसफर होने के। इसके साथ जो शॉक एब्जॉर्बर का डैम्पिंग कर है वो भी केयरफुली ट्यून किया गया है।
लोअर स्पीड डैम्पिंग सॉफ्ट रखी गई है ताकि छोटे बम्प्स और रोड अनड्यूलेशन स्मूथली अब्सॉर्ब हो सके, जबकि हाई स्पीड कंप्रेशन पे डैम्पिंग स्टिफ हो जाती है ताकि सस्पेंशन बॉटम आउट ना हो जाए जब पॉटहोल बड़ा हो हाई स्पीड पे। रियल वर्ल्ड में इसका इफेक्ट ये है कि भाई डस्टर जो रफ रोड्स पे जब चलाओगे तो कंपोज्ड फील होगी और पैसेंजर को कांस्टेंट जॉल्ट्स नहीं मिलेंगे, जिससे लॉन्ग ड्राइव पे फैटिग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। लेकिन कंफर्ट ओरिएंटेड सेटअप का एक डाउन साइड क्या है भाई, सॉफ्ट सस्पेंशन और हाई ट्रैवल की वजह से ये बॉडी रोल इंक्रीज कर सकता है, पर बॉडी रोल को कंट्रोल करने के लिए भी प्रॉपर मेजर्स लिए गए हैं गाड़ी के अंदर। स्पेशली फास्ट कॉर्नरिंग के अंदर भी गाड़ी आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है। तो हाँ भाई, सस्पेंशन बहुत ज्यादा शानदार है इस गाड़ी का, जो बहुत बढ़िया एक रीजन बनता है इस गाड़ी को लेने का आप लोगों के लिए, ठीक है। अब चलते हैं भाई अपने फोर्थ रीजन पर उससे पहले दोबारा से गाइस मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 100 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को इस वीडियो से, तो प्लीज करवा देना। अब बात करते हैं भाई गाड़ी के हाइब्रिड सिस्टम में जो इंट्रोड्यूस होने वाला है, जो यानी जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो डस्टर का हाइब्रिड सिस्टम, वो कैसा है। हाइब्रिड सिस्टम को सिर्फ माइलेज फीचर समझना सबसे बड़ी गलती है जो इंडियंस आजकल गधों की तरह करे जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम है जो इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाता है भाई। इस सिस्टम में देखो क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करवा सकती है 0 आरपीएम पे भी, ठीक है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन तुम्हें हाई आरपीएम पे रेंज देगा, वो वहां एफिशिएंसी दिखाता है। हाइब्रिड कंट्रोलर कंटीन्यूअसली डिसाइड करता है कि भाई अब पावर सोर्स में कौन सा यूज करूं ताकि फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम और परफॉर्मेंस मैक्सिमम, तो बैटरी और वो इंजन में स्विच करता रहता है। सिटी ड्राइविंग में जहां फ्रीक्वेंट स्टॉप एंड गो कंडीशन होती है, वहां इलेक्ट्रिक मोटर का रोल डोमिनेंट होता है, जिससे फ्यूल कंजम्पशन 35% तक बचेगा आपका डस्टर के अंदर, तो काफी अच्छा माइलेज देने वाले आपको ये सिटी ड्राइविंग में भी, जबकि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो भी थोड़ी लार्जर वाली साइड पे। साथ ही रिजेनरेटिव ब्रेकिंग के साथ जो आपका टाइम लॉस्ट एनर्जी होता है वो कैप्चर हो जाता है, तो बैटरी वापस रिस्टोर होती है। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा हिडन डाउनसाइड क्या है, बैटरी पैक, इन्वर्टर, मोटर और कूलिंग सिस्टम, इनकी जो वही क्या कहते हैं व्हाट आई कैन से फेलियर पॉइंट्स हैं, उनको आप हटा नहीं सकते हो। लॉन्ग टर्म में बैटरी डिग्रेडेशन को हटाना भाई इनएविटेबल होता है, तो आपको वही दोबारा से गाड़ी की मेंटेनेंस तरीके से तमीज से करनी है। हाई नहीं होगी इतनी ज्यादा, क्रेटा के आसपास की ही होगी या हल्की सी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बट हाँ तमीज से प्लीज मेंटेन करना गाड़ी को। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, आई एम सेइंग इट्स गोना बी आस्किंग यू टू बी डिसिप्लिन विद द कार। अब पांचवा रीजन जो लेने का है भाई गाड़ी को, वह है एसयूवी की ज्योमेट्री। ये गाड़ी सिर्फ दिखने में एसयूवी नहीं है, एक्चुअल में भी एसयूवी की जो प्रैक्टिकल पैरामीटर्स है, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स है, उसको फॉलो करती है, जिससे आपको बहुत बढ़िया व्हाट आई कैन से ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 210 मिलीमीटर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसका मतलब यह है कि इंडियन स्पीड ब्रेकर और पोर्ट होल पे अंडर बॉडी कॉन्टैक्ट का रिस्क है ही नहीं, भूल जाओ भाई, वो चीज कभी नहीं होगी। अप्रोच और डिपार्चर एंगल बहुत अच्छा है। वो अप्रोच और डिपार्चर एंगल क्या होते हैं भाई, ये डिफाइन करते हैं कार स्टीप रैंप और ऑब्स्टिकल पे कितना बम्पर स्क्रैप किए बिना एंटर और एग्जिट कर सकती है। डस्टर का रिलेटिवली शॉर्ट ओवरहैंग डिजाइन जो है वो इस एस्पेक्ट में बहुत हेल्प करता है गाड़ी की। ब्रेक ओवर एंगल क्या होता है, जो व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस के कॉम्बिनेशन में बनता है, इंश्योर करता है भाई ये कि गाड़ी मिडल से हम्प तक ना आ जाए, मतलब अटक ना जाए, ठीक है मेरे भाई, जब आप टपा रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज इंडियन रोड्स के लिए एक्सट्रीमली रिलेवेंट है, जहां अनइवन सर्विसेज कॉमन है। लेकिन हाई ग्राउंड क्लियरेंस का एक नेचुरल डाउन साइड वही होता है कि दोबारा से सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर चले जाता है, जिससे बॉडी रोल इंक्रीज होगा और हाई स्पीड कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होगी, बट वो तुम्हें नोटिस नहीं होगी, ठीक है। तो भाई ये थे भाई बहुत सॉलिड 5 रीजन। और अब बात करते हैं भाई डाउन साइड की, है ना। बहुत मजा आने वाले होंगे ना भाई टाटा महिंद्रा वाले छक्कों को कि आप डस्टर के कमियां सुनेगी, इतना भी खतरनाक कमियां नहीं है, बट मेरा काम है भाई प्रॉपर्ली बताना। तो भाई आप बात करते हैं भाई दूसरी चीज की, जो है इस गाड़ी के डाउन साइड्स की। डाउन साइड्स के भी हम प्रॉपर्ली इस तरह से एनालिसिस करेंगे भाई कि डाउन साइड में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कौन सी चीजें इस गाड़ी की है जो आपको प्रॉपर्ली ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो पर उससे पहले दोबारा से गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें, बिकॉज इस तरह की प्रॉपर इंजीनियरिंग डेप्थ एनालिसिस तुम्हें किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। और सबसे पहला रीजन भाई क्या होता है इस गाड़ी का जो डाउन साइड है, वो है टर्बोचार्ज इंजन। टर्बोचार्ज इंजन फंडामेंटली एक हाई स्ट्रेस सिस्टम होते हैं, चाहे वो कितने भी रिफाइंड हो। डस्टर का 1.3 लीटर टर्बो इंजन भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें हाई बूस्ट प्रेशर और हाई कंबशन लोड जनरेट होगा। इंजीनियरिंग टर्म्स में समझो, जब एयर टर्बो को कंप्रेस करती है तो सिलेंडर के अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो ज्यादा डेंस हो जाता है, इससे कंबशन प्रेशर और टेंपरेचर दोनों इंक्रीज होते हैं। एग्जॉस्ट गैसेज जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें 950 डिग्री तक पहुंच जाती है, जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से सिग्निफिकेंटली हाई है। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है भाई इसके टर्बो इंजन में, ये सारी हीट और प्रेशर इंजन ऑयल और टर्बो बेयरिंग पे लोड डालते हैं। टर्बो शाफ्ट जो कंप्रेसर और टरबाइन को कनेक्ट करता है वो एक्सट्रीमली हाई स्पीड पर रोटेट करता है। कितने हाई स्पीड पर रोटेट करता है भाई, 2 लाख आरपीएम पे। इतना हाई आरपीएम होने की वजह से लुब्रिकेशन क्रिटिकल हो जाता है। अगर ऑयल क्वालिटी डिग्रेड हो गई तो ऑयल चेंज इंटरवल डिले हुआ या ऑयल कार्बन डिपॉजिट होने लग गई तो भाई टर्बो बेयरिंग डैमेज हो सकती है। इंडियन कंडीशन में ये प्रॉब्लम और एम्पलीफाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर इस चीज़ को फास्ट करता है। तो भाई हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ट्रैफिक आइडलिंग, डस्ट कंटैमिनेशन, तुम्हें अपनी गाड़ी को बेसिकली बहुत तरीके से संभाल के रखना है। ये नहीं कि भाई गली में खड़ी कर दी, पत्ते घुस रहे हैं, किसी का बच्चा घुस रहा है, कुछ भी घुस रहा है, जानवर घुस रहा है, तमीज से कवर करके अपनी गाड़ी को रखना शेड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और हिडन फैक्टर है कि भाई हीट सोक। जब आप हाई स्पीड पर ड्राइव करते हो तो कार इमीडिएटली बंद कर देते हो, तो टर्बो पे रेसिडुअल हीट ट्रैप हो जाती है और कूलिंग नहीं हो पाती, जिससे लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी इंपैक्ट होना होता है। तो गाड़ी जब भी तुम तेज चला के आ रहे हो, काफी लंबी ड्राइव से आ रहे हो, काफी एग्रेसिव ड्राइव से आ रहे हो, गाड़ी को रोको, आराम से गाड़ी को भी ऑन रखो, बंद नहीं करना, थोड़ा सा ठंडा होने दो और उसके बाद गाड़ी से एग्जिट करना। ये सबसे मेन फीचर है अगर तुम इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो, जो मैं तुम्हें भी बता रहा हूं। अब बात करते हैं भाई 3 सिलेंडर इंजन। जी हाँ,
Hyundai की तरह नहीं मिलेंगे तुम्हें हर जगह 4 सिलेंडर इंजन, बट यहाँ पे भी है 3 सिलेंडर इंजन, भले ये मर्सिडीज के डीएनए पे बना हुआ है। देखो डस्टर के लोअर वेरिएंट्स में जो 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन यूज होने वाला है उसका सबसे फंडामेंटल इशू है इसका इनहेरेंटली मैकेनिकल इंबैलेंस। आई नो यूरोपियन ब्रांड है पर भाई वोक्सवैगन जैसा काम डस्टर भी नहीं कर सकती, क्योंकि ट्यूनिंग और रिफाइनमेंट का इशू यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है। 3 सिलेंडर इंजन में पिस्टन का मोशन ऐसा होता है कि प्राइमरी फोर्सेज कैंसिल नहीं होती, अनलाइक 4 सिलेंडर जहां पिस्टन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और फोर्स को बैलेंस कर देते हैं। इसका रिजल्ट होता है भाई वर्टिकल वाइब्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगी, रॉकिंग मोशन देखने को मिलेगा। और जो एक और चीज़ है वो है कि मैन्युफैक्चरर इसको रिड्यूस करने के लिए जो मतलब मोस्टली मेजर यूज करते हैं वो है बैलेंसिंग शाफ्ट्स का यूज करना और ट्यून्ड इंजन माउंट्स यूज करने के लिए, लेकिन ये सिर्फ वाइब्रेशन को डैम्प कर सकता है, एलिमिनेट नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें चाहिए वोक्सवैगन लेवल की साइंस। बोल तो रहे हैं भाई डस्टर वाले कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम करा इसके ऊपर, रियल वर्ल्ड में देखो इसका इंपैक्ट उन्होंने बोला कि आइडलिंग पे भी भाई तुम्हें वाइब्रेशन नहीं फील होगी, थोड़ी बहुत तो देखो होगी क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, बट हाँ आई होप सो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा हो ताकि डैशबोर्ड जॉइंट्स हो गए, इंजन माउंट्स होंगे, ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना डाले ताकि एनीवेज तुम्हें कैबिन में फील ना होने लगे, ठीक है। और एक और हिडन इंपैक्ट है एफिशिएंसी पे भी भाई इस चीज का, क्योंकि 3 सिलेंडर सिंस इंबैलेंस होते हैं तो बैलेंस शाफ्ट एडिशनली रोटेटिंग मास को इंट्रोड्यूस करता है जो फ्रिक्शन लॉस इंक्रीज करता है और थ्योरेटिकली फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी रिड्यूस करता है, ठीक है। तो देखो भाई अगर आप रिफाइनमेंट और लॉन्ग टर्म स्मूथनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर कार से तो 3 सिलेंडर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज है, इतना कुछ भयंकर नोटिसेबल आपको फील नहीं होगा, बट हाँ मेरा काम था बताना, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रीजन नंबर 3 पे, टॉर्जन बीम रियर सस्पेंशन को जो चेंज करके मल्टी लिंक करा है या फिर कुछ जो वेरिएंट है उनमें अभी भी टॉर्जन बीम है। बस ये है कि भाई जो रियर सेटअप है डस्टर का वो लाइकली टॉर्जन बीम टाइप है, कुछ में मल्टी लिंक भी मिलेगा हायर वेरिएंट में, पर देखो कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप तो ठीक है, बट जितनी रिजिड इसकी बॉडी जितना मैं तुम्हें पहले बता रहा था उसके हिसाब से अगर जो वेरिएंट जिनके अंदर टॉर्क जैसे मैं बता रहा हूँ उस गाड़ी का काफी हाई है, उस वजह से तुम्हारा जो रियर सस्पेंशन है और अगर वहां पे टॉर्शनल बीम तुम्हें मिल रहा है तो वहां पे गाड़ी तुम्हें पीछे से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील होती है, यानी रियर सीट कंफर्ट हल्का सा कॉम्प्रोमाइज तुम्हें लगेगा। पर हाँ इंडिपेंडेंट मल्टीलिंक सस्पेंशन में हर व्हील इंडिपेंडेंटली सिंस मूव करेगा तो वहां पे ग्रिप स्टेबिलिटी और कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। टॉर्शनल बीम में देखो होता ही होता है, वो तुम्हें पता ही है। पर हाँ डस्टर का प्लान है कि अभी भले स्टार्टिंग में दे आर इंट्रोड्यूसिंग टॉर्शनल बीम बट वेरी सून देयर बी गोना इंट्रोड्यूस द मैकेनिकल या मल्टीलिंक सस्पेंशन इन ऑल ऑफ दी जितने भी इनके वेरिएंट्स है, राइट। तो भाई सीधी बात है कॉर्नरिंग में गाड़ी कंफर्ट देगी, बॉडी रोल इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, 3 सिलेंडर इंजन है, इंबैलेंस होगा, ठीक है वो भी मैनेज हो जाएगा, बट हाँ इतना कुछ फर्क नहीं है आपको। बस मेरा काम है आपको प्रॉपर्ली बताना था कि आपको डाउन साइड्स क्या क्या हो सकते हैं। वो है जो मेरे को सबसे ज़्यादा फिक्र है भाई डाउन साइड्स की, वो है कि भाई इसकी वेल्डिंग बस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वेल्डिंग में माइक्रो क्रैक्स डेवलप होने लग गए तो भाई वो बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर असर डालेगा और वो है डस्टर की स्ट्रक्चरल क्वालिटी। एंड आई होप बस ये जो वेल्डिंग है भाई वो अच्छी तरह से बाहर के मैकेनिक से कराएं, ठीक है। और अब दूसरा चौथा रीजन कि भाई गाड़ी का जो किस वजह से नहीं खरीदना चाहिए वो है हाइब्रिड सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी। देखो हाइब्रिड सिस्टम हर एक गाड़ी इंट्रोड्यूस करिए, रेनॉल्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर इंडिया के अंदर वो कितनी स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा, कितनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखेगा वो अभी भी प्रॉपर्ली प्रूवन नहीं है। कंपनी को इस चीज के ऊपर बहुत प्रूवन अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि सर्विसिंग बहुत अच्छी हो इस हाइब्रिड सिस्टम की, क्योंकि देखिए लिथियम आयन बैटरी पैक है भाई, इलेक्ट्रिक मोटर है, इन चीज़ों को बहुत अच्छी मेंटेनेंस चाहिए होती है। और इन्वर्टर और कन्वर्टर कोई भी प्रॉपर अगर अच्छी तरीके से जो आपके मैकेनिक्स हैं जो सर्विस सेंटर में अगर वो इन सारे सिस्टम को नहीं समझ पा रहे, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम उनको नहीं पता इस पूरी चीज़ का, तो बैटरी डिग्रेडेशन तो चलो नेचुरल है, पर उसको ठीक करने या उसको रिपेयर करने या उसको कंट्रोल करने का काम जो सर्विस सेंटर होगा वो नहीं हो पाएगा। टिपिकली जो ऑटोमोटिव लिथियम आयन बैटरी होती है वो 5 से 8 साल में नोटिसेबल कैपेसिटी लॉस कर जाती है। इसलिए अगर क्लाइमेट हॉट हो तो इससे और ज़्यादा तेज होगा, तो 5 से 8 साल की जगह भाई 4 से 6 साल के अंदर ही होगा, ठीक है। जब बैटरी डिग्रेड होगी तो इलेक्ट्रिक रेंज रिड्यूस हो जाएगी, सिस्टम एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी और यही हाइब्रिड सिस्टम जो आपको तेल बचा के दे रहा था वो एक्चुअली आपके ज़्यादा तेल खाने लगता है। तो ये वाली चीज़ है भाई, इसके लिए भी आपको थोड़ा वार्न करना जरूरी था, ठीक है। और बस आई होप कि बस डस्टर भाई या रेनॉल्ट प्रॉपर अपने सर्विसिंग नेटवर्क को ऑल ओवर इंडिया अच्छी तरह से व्हाट आई कैन से इंप्रूव करे, ताकि हमें अगर कल को गाड़ी लेकर जाना भी पड़े उनके सर्विस सेंटर तो हम रिलैक्सड हो, हमें टाटा और महिंद्रा वाला सिनेरियो ना देखने को मिले। क्योंकि देखो भाई Hyundai अगर बाजी मार रहा है वो इस वजह से बाजी मार रहा है क्योंकि उनके रिपेयर सेंटर्स आर द बेस्ट एंड उनका कस्टमर एक्सपीरियंस आफ्टर सेल सर्विस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रू आउट द होल वर्ल्ड, ठीक है। और अब बात करते हैं भाई जो मेजर लास्ट बचा के रखा है भाई कि 5वां रीजन है वो है लोकलाइजेशन एंड बिल्ड क्वालिटी वेरिएशन। देखो आई नो गाड़ी इंटरनेशनल है, कंपनी भी इंटरनेशनल है, पर भाई यहाँ पे कॉस्ट कटिंग ना करी गई हो। बस ये है कि इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक अंडर डिस्कस एस्पेक्ट हमेशा रहेगा कि सप्लायर कौन है भाई डस्टर के पार्ट्स का, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं करी गई है भाई, क्योंकि जब लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म को लोकलाइज करा जाता है जैसे टेलुराइड का इंडिया में करा, उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी, किया ने हिट हो गई भाई, सारे टेस्ट में बिल्कुल हाई स्कोर फाड़े रहती है टाटा की। पर यहाँ पे डस्टर पे देखना पड़ेगा कि वही दोबारा से वेल्ड क्वालिटी, पैनल फिटमेंट कैसे हो रही है भाई, पेंट की थिकनेस कंसिस्टेंसी कितनी है, पेंट कैसा रिएक्ट कर रहा है जो यहाँ एसिडिक रेन है या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट है जो एटमॉस्फेयर का, ठीक है, कितने माइक्रो स्क्रैचेस कितनी डेवलप हो रही है, इंटरनल मटेरियल कितना अच्छा है भाई, ऐसा तो नहीं है कि भाई रफ हो रहा है मटेरियल साथ साथ, या फिर वेल जॉइंट यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं दिख रहा है कि भाई नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका बहुत सारी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के एस्पेक्ट है उन पर इफेक्ट आ सकता है। तो भाई ये थे कुछ डस्टर के 5 रीजन की क्यों लेनी चाहिए और 5 रीजन क्यों नहीं लेनी चाहिए। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको डस्टर
एक सॉलिड गाड़ी लगती है, या स्टिल आप क्रेटा या किया सेल्टोस प्रेफर करेंगे? और अगली ये जो हमारी सीरीज है मैं किस गाड़ी के ऊपर बताऊं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस 100 सब्सक्राइबर चाहिए, फटाफट से करा देना।